वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। अब हमें एक्टिविटी 6.3 देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रोहू लीफ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस पर प्रेशर अप्लाई करना है और उसको ब्रेक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने उसमें से एक पतली सी स्किन या पील को रिमूव करना है। उसके बाद इस पील को पेट्री डिश में डाल देना है और उस पेट्री डिश में क्या है, वाटर भरा हुआ है। उसके बाद हमने उसमें सैफरन इनकी कुछ ड्रॉप्स डालनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको ट्रांसफर कर देना है स्लाइड में। किसको? पील को ट्रांसफर कर देना है स्लाइड में और उसके ऊपर कवर स्ट्रिप लगा देनी है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करना है। What you observe is the outermost layer of cells called epidermis। तो देखिए, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे उस पील को तो हमें क्या दिखेगा, एक आउटर मोस्ट लेयर दिखेगी जिसे बोला जाता है इपीडर्मिस। देखिए, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, उसके बाहर की कवरिंग होती है इपीडर्मिस। तो इस पील में भी जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, वो क्या है, इपीडर्मिस। The epidermis is usually made of a single layer of cell। अब देखिए, जो epidermis होता है वो यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब epidermis की जो लेयर होती है वो काफी पतली होती है। In some plants living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। अब देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। ड्राई हैबिटेट मतलब जहां पे पानी की कमी होती है। तो ऐसे प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है, थिकर होता है, मतलब मोटा होता है। अब ऐसे प्लांट्स में, जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, उनमें जो एपिडर्मिस होता है वो थिक क्यों होता है? देखिए, अगर एपिडर्मिस थिक होगा तो उससे जो वाटर का लॉस है वो कम होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, ये प्लांट्स कहां रहते हैं, ड्राई हैबिटेट में, तो वहां पे पानी की कमी है। अब अगर प्लांट से वाटर लॉस होने लग जाएगा तो प्लांट में और ज्यादा कमी हो जाएगी वाटर की। इसलिए इन प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, ताकि जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो। द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। अब देखिए, प्लांट की जो एंटायर सरफेस होती है वो बाहर से कवर रहती है, किससे, एपिडर्मिस से। कहने का मतलब यह है कि प्लांट की जो पूरी बॉडी होती है उसके बाहर एक लेयर मिलती है या आउटर कवरिंग मिलती है जिसे बोला जाता है एपिडर्मिस। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए, प्लांट के जितने भी पार्ट हैं उसको एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एपिडर्मिस क्या है, बाहर की लेयर है। Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secretes a waxy, water-resistant layer on their outer surface। अब देखिए, प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, प्लांट का एरियल पार्ट कौन सा होता है, जो एयर के कांटेक्ट में होता है। मतलब प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से ऊपर होता है उसे बोला जाता है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर। वैक्सी का मतलब है वैक्स लाइक, और वाटर रेजिस्टेंट लेयर का मतलब है कि इससे जो वाटर है वो लॉस नहीं हो पाएगा, मतलब इससे वाटर क्रॉस नहीं हो पाएगा। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगी। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा, जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है उसमें जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर है ये क्या करती है, हेल्प करती है। एड्स का मतलब होता है हेल्प करना। किस चीज में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर को लॉस होने से बचाती है। इसके अलावा ये मैकेनिकल इंजरी से भी बचाती है, साथ ही जो पैरासिटिक फंगी होते हैं उसके इन्वेजन को भी रोकती है। इन्वेजन का मतलब होता है एंट्री। अब पैरासिटिक फंगी क्या होता है, देखिए, ऐसा फंगी जो प्लांट्स में डिजीज करता है उसे बोला जाता है पैरासिटिक फंगी। तो पैरासिटिक फंगी को कौन रोकता है,
यही वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, ताकि ये पैरासिटिक फंगी प्लांट बॉडी के अंदर ना जा सके और कोई भी डिजीज ना कर सके। सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए हमने क्या पढ़ा, जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करना। इसलिए एपिडर्मल टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। कंटिन्यूअस लेयर का मतलब है कि उस लेयर में कहीं पे भी गैप नहीं होता है, मतलब उस लेयर में कहीं पे भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। देखिए जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, ये किस चीज की लेयर है, एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर है। तो इसमें जो सेल्स होंगे ये है सेल्स, तो इन सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, नो गैप, कोई भी गैप नहीं है। अब देखिए जो सेल्स के बीच में गैप होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि जो एपिडर्मल टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। अब ज्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, ऐसे फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, एपिडर्मल टिश्यूज का क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना। तो एपिडर्मल टिश्यूज की जो सेल्स होते हैं उनकी जो आउटर और साइड वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं अगर हम कंपेयर करें इनर वॉल से, वो इसलिए ताकि ये बेटर प्रोटेक्शन दे सकें। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अब देखिए लीफ है, ठीक है, अब लीफ में क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। तो वो क्या कह रहा है, लीफ का जो एपिडर्मिस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब इन पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर फिगर से समझेंगे, ठीक है। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब देखिए वो क्या कह रहा है, स्टोमेटा क्या है, एक पोर है, एक छेद है, ठीक है। इस स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या होते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है गार्ड सेल्स। तो कुछ इस तरीके से होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे भी क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, स्टोमेटा, और ये दो क्या हो गए, गार्ड सेल्स, ठीक है। अच्छा इन्हें गार्ड सेल्स क्यों बोलते हैं, देखिए इन्हें गार्ड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा जो पोर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। मतलब गार्ड सेल्स ही स्टोमेटा को खोलते हैं और बंद करते हैं, इसलिए इन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। अब देखिए स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो स्टोमेटा है, ये जो छेद है, इससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इसको समझते हैं, देखिए होता क्या है कि जो प्लांट होता है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा देखो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नाक के थ्रू, अपनी नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं ना। अब प्लांट को भी क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो उसमें तो कहीं नाक है नहीं, नोज तो है नहीं, तो वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। अब उसके बाद जो प्लांट होता है कौन सी गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहां से छोड़ेगा, स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा से ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। तो इस तरीके से स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब देखिए इस स्टोमेटा के थ्रू एक और चीज होती है जिसे बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर का लॉस होता है, मतलब प्लांट से
वाटर का लॉस होता है किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, मतलब भाप की फॉर्म में। देखिए फिर से समझते हैं इसको। यह है स्टोमेटा, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब वाटर का लॉस होता है। अब वाटर का लॉस किस फॉर्म में होता है? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो स्टोमेटा से क्या होता है? वाटर वेपर्स बाहर आते हैं, इसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। इस फिगर में गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे गार्ड सेल्स। तो ये है गार्ड सेल्स, ठीक है। अब अगर आप सरफेस व्यू से देखेंगे, मतलब ऊपर से देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? स्टोमा दिखेगा या स्टोमेटा दिखेगा। तो स्टोमा क्या है? एक पोर है, एक छेद है, जिसके चारों तरफ क्या है? गार्ड सेल्स हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया इन सेल्स को गार्ड सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। साथ ही इसमें क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। मतलब जब वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए वो कह रहा है कि रिकॉल करो, याद करो कि कौन सी गैस रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कौन सी गैस रिक्वायर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? ये है कार्बन और ये है डाई, डाई मतलब दो और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिक्वायर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि फाइंड आउट करो, पता करो कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होके लॉस हो गया। अब जब भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन से क्या होती है? कूलिंग होती है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्लांट्स का टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि इवेपोरेशन की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है? अगर ये आपको जानना है तो इस वीडियो के आई बटन में जाओ यार, वहां पे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे और उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और जो रोल है ट्रांसपिरेशन का प्लांट्स में, वो क्या है? ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है ना, प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब रूट से, जमीन से जो पानी है वो प्लांट में ऊपर तक आता है। किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से। इसको ज्यादा आपने 10th क्लास में पढ़ना है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। अब देखिए रूट का जो एपिडर्मल सेल्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो कुछ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, किसमें? रूट में, जिससे जो टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वाटर को एब्जॉर्ब करने का वो बढ़ जाता है। कुछ समझ नहीं आया ना? देखो ये है रूट, ठीक है। इस रूट में ये बाहर की तरफ क्या होगा? एपिडर्मल सेल्स होंगे। तो एपिडर्मल सेल्स का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एपिडर्मल सेल जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं? कुछ लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। इनको वैसे बोला जाता है रूट हेयर्स, ठीक है। तो रूट में रूट हेयर्स को किसने बनाया? एपिडर्मल सेल्स ने। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? जो टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब अगर मैं सीधी बात बोलूं तो रूट हेयर की वजह से जो रूट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आपने मूली देखी होगी, मूली में भी ऐसे ऐसे
हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? रूट हेयर्स होते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, उनमें जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में एक थिक वैक्सी कोटिंग मिलती है। थिक मतलब मोटी, वैक्सी मतलब मोम के जैसी एक कोटिंग होती है, जिसे बोला जाता है क्यूटीन। ठीक है, अब क्यूटीन क्या होता है? क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है, और ये क्यूटीन का मिलता है एपिडर्मिस के आउटर सरफेस में। अब वो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसके एपिडर्मिस के बाहर क्यूटीन की लेयर पाई जाती है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? डेजर्ट प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं। अब जो डेजर्ट में रहते हैं प्लांट्स, उनके चारों तरफ क्या है? पानी की कमी है। तो डेजर्ट प्लांट क्या चाहेगा कि उसकी बॉडी से जो है वाटर लॉस ना हो, इसलिए इन प्लांट्स के चारों तरफ क्या होता है? जैसे प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, इन डेजर्ट प्लांट्स के चारों तरफ जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसके बाहर क्या पाई जाती है? क्यूटीन। और क्यूटीन क्या है? वाटरप्रूफ क्वालिटी की है। तो इससे क्या होगा? यहां से वाटर लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्यूटीन की वजह से क्या होगा? जो वाटर लॉस है वो नहीं होगा, और इससे प्लांट की बॉडी में वाटर बना रहेगा, जिससे वो जिंदा रहेगा। Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है और जो यंग स्टेम की आउटर लेयर होती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है? तो इसका आंसर हमें आगे मिलेगा। As plants grow old, the outer protective tissue undergoes certain changes. तो देखिए प्लांट जैसे जैसे ओल्ड होता रहता है तो उसके बाहर की जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the core. अब देखिए इस लाइन में बहुत कुछ बता दिया, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ना कि प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम एक ऐसा मेरिस्टेम होता है जो प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब प्लांट्स में जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से। अब प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि लेंथ का इंक्रीज होना। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या है? एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि प्लांट्स में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो ही लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई प्राइमरी मेरिस्टेम की। अब बात आती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम ऐसा मेरिस्टेम होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ इन गर्थ, मतलब प्लांट की जब थिकनेस बढ़ती है तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट में क्या बढ़ाता है? गर्थ बढ़ाता है, मतलब चौड़ाई बढ़ाता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या हुआ? लेटरल मेरिस्टेम। अब क्वेश्चन आता है कि कॉर्टेक्स क्या होता है। देखिए कॉर्टेक्स एक ऐसा टिश्यू होता है जो एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में मिलता है। अब इसको एक बार हम फिगर में देखते हैं। हमने पढ़ा है जो कॉर्टेक्स टिश्यू होता है वो एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में मिलता है। तो ये है एपिडर्मिस और यहां पे होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया वेस्कुलर टिश्यूज। तो इसके बीच में हमें क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉर्क सेल्स। अब आते हैं अपनी लाइन पे कि उसमें क्या लिखा है। देखिए कॉर्टेक्स में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम पाया जाता है वो कई सारी सेल्स की लेयर बनाता है जिन्हें बोला जाता है कॉर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉर्टेक्स रीजन में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वही डिवाइड करके कॉर्क बनाते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड
एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखिए कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, साथ ही ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, मतलब चिपके चिपके रहते हैं, इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता है। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इनपर्वियस टू गैसेस एंड वाटर। अब देखिए कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कॉर्क के जो सेल्स होते हैं तो उनमें जो सेल वॉल पाई जाती है उसमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसे बोलते हैं सुबेरिन। ठीक है, ये जो सुबेरिन होता है इसकी वजह से जो कॉर्क सेल होते हैं उनसे जो गैसेस और वाटर होते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉर्टेक्स रीजन में गैसेस और वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो यह मैंने आपको पहले ही बताया था, जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए जैसे पैरेन्काइमा है, तो ये पैरेन्काइमा है, इसमें जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, सेम टाइप के, ठीक है, एक जैसे होंगे। पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका एग्जांपल है जाइलम। ठीक है, तो जाइलम में जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, इसलिए इन टिश्यूज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ा वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल का मतलब है कि वो सेल्स दिखने में एक जैसे होते हैं, तो ऐसे टिश्यूज को बोला जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। यट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो एक दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। अब देखिए भले ही ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इनमें जो सेल्स हैं वो दिखने में अलग अलग हों, पर ये आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जो जाइलम होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स का, और जो फ्लोएम होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का। अब एक नई चीज सीखिए, यहां पे जाइलम है, ठीक है, जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वो यूनिडायरेक्शनल करता है, मतलब जाइलम वाटर को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, और वो डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर। ठीक है, क्योंकि जमीन क्या है, नीचे, तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा। पर जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट ए वेस्कुलर बंडल। तो देखिए जैसे हमने पढ़ लिया था, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज का मतलब है ये किसी चीज को कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। साथ ही जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो वेस्कुलर बंडल्स को बनाते हैं। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है और बीच में क्या होता है, कैम्बियम। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल
जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक होते हैं सिंपल प्लांट्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनमें ही जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, मतलब वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। एंड दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो देखिए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जो जमीन में रहते हैं उन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो उनके आसपास जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो वो क्या कह रहा है, जो ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको सरवाइव करने में, मतलब जिंदा रखने में कौन मदद करता है, जाइलम और फ्लोएम। क्योंकि जाइलम इनमें क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स सरवाइव कर पाते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। फिगर 6.3 में स्टेम का एक सेक्शन दिखा रखा है। तो उस सेक्शन में हमें वेस्कुलर बंडल दिखेगा। तो उस वेस्कुलर बंडल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट सेल्स दिखेंगे उनको देखना है। तो ये रहा फिगर 6.3 और इसमें स्टेम का एक सेक्शन दिखा रखा है। सेक्शन का मतलब एक छोटा सा पार्ट हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो उसमें यह है वेस्कुलर बंडल, और इस वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या मिल रहा है, जाइलम और फ्लोएम। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। देखिए जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो एक बार इसको हम फिगर में देख लेते हैं। देखिए ये तो हो गया ट्रैकिड्स, ये हो गया वेसल्स और ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं इनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहां पे पिट या पिट्स, ये क्या होते हैं, पिट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वाटर बाहर निकलता है और ट्रैकिड्स और वेसल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं वहां तक ये वाटर पहुंच जाता है। तो पिट्स का काम क्या होता है, पिट्स के थ्रू वाटर जो है वो ट्रैकिड्स और वेसल से बाहर निकलता है और वो आसपास के जो सेल्स है वहां तक पहुंच जाता है। और इसमें तो क्या है, इसमें न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव thick walls and many are dead cells when mature। तो जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और ट्रैकिड्स और वेसल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डेड होते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन्हें होना भी चाहिए ना ट्यूब के जैसा, क्योंकि इनके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो देखिए जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं उनकी ट्यूबुलर शेप होती है, ट्यूब की जैसी शेप होती है, इसीलिए इनमें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वर्टिकली, मतलब ऊपर की तरफ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जो जाइलम होता है उसमें जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली, मतलब नीचे से ऊपर। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इसका मतलब क्या हुआ, जो जाइलम फाइबर्स हैं वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। अब जो फ्लोएम होता है वो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। तो इसमें आते हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। तो सीव ट्यूब्स कैसे होते हैं? ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, मतलब ट्यूब की शेप के होते हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। और इनकी जो वॉल्स होती है वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड का मतलब इनमें छेद होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड का ट्रांसपोर्ट वो कहां से करेगा? लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक करेगा, क्योंकि लीफ के अंदर ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब लीफ के अंदर ही तो फूड बनता है। तो फ्लोएम क्या करता है? लीफ से फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। तो फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं। देखो ये है फ्लोएम का एक सेक्शन, ठीक है। इसमें है सीव ट्यूब, तो ये है सीव ट्यूब, ये ट्यूबुलर शेप का है, मतलब ट्यूब शेप का है। तो हमने क्या पढ़ा है? सीव ट्यूब की जो वॉल होती है उसमें छेद होते हैं, वो परफोरेटेड होते हैं। तो सीव ट्यूब की जो वॉल होती है उसे बोलते हैं सीव प्लेट। और उसमें क्या है? ये छेद है, देखो ये छोटे छोटे छेद हैं, और इन्हीं छेद के थ्रू क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा यहां पे क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा और कॉम्पेनियन सेल। जो कॉम्पेनियन सेल होता है वो सीव ट्यूब की हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो सीव ट्यूब होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं मिलता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? आरबीसी होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो सीव ट्यूब और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकते। देखो क्या होता है ना, आरबीसी जो है वो कहां बनता है? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो का होता है हड्डी के अंदर होता है। तो बोन मैरो में आरबीसी बन गया। चैप्टर खत्म हो गया इसलिए यार थोड़ा ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आरबीसी बन गया। अब आरबीसी ना 120 दिन बाद मर जाता है। और कहां मरता है? स्प्लीन में। स्प्लीन एक पार्ट होता है जो डायफ्राम के पीछे होता है, ठीक है। बोन मैरो से जब आरबीसी बना तो ये आरबीसी डिवाइड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस नहीं है। तो किसी भी सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो वो डिवाइड नहीं होता है। ओके, प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब और सपोर्ट करो यार, दबा के सपोर्ट। थैंक्स 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 इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।